अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी होमोजेनियस इक्वेशंस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का आपको डिफरेंस मैंने बताया था कि होमोजेनियस के केस में क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म जो k1 k2 k3 अप टू kn whatever वो जितना भी जितनी इक्वेशंस का आपके पास सिस्टम है उसमें कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे क्या होती है, जीरो होती है। उसको आप क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस के केस में क्या होता है, कम से कम एक कांस्टेंट जो नॉन जीरो होना चाहिए, सारे कांस्टेंट जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर सारे कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट जीरो हो तो वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। अगर उनमें से कोई एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब हम इनको सॉल्व कैसे करना है, तो नॉन होमोजेनियस को सॉल्व आज करते हैं, तो उसके हवाले से बात करते हैं। तो चलो जी, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज इंशाल्लाह। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, नाउ वी विल सॉल्व द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग, हम क्या करेंगे, यूजिंग कुछ मेथड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जिनमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन रूल है क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, या इसके अलावा यूजिंग मैट्रिसेस दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपको पता, आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो तो आप लिखते हो ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, जबकि ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स क्या है, वेरिएबल का मैट्रिक्स। ठीक है, एंड बी क्या है, राइट साइड पे जो आपके कांस्टेंट टर्म है उनका मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट आपने करनी है, इसको हम ये नहीं कर सकते कि x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स लिखें। ठीक है, ये बात एक और आपने याद रखनी है कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट कब करेगी, कब ये इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब होल्ड करेगी, जब अब आपके पास a का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि a आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट आ जाए जीरो। डेफिनेटली जब अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो क्या होगा कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर हम ये इक्वेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये आपने नोट करनी है कि आपको चूंकि बताया गया पहले भी कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आपको बात पहले बताई जा चुकी है कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, तो ए बी अगर बी ए इक्वल नहीं है, दैट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब अगर यहाँ से ए एक्स है तो ए दूसरी तरफ जाएगा ना, तो ए यहाँ पे एक्स से पहले है। ठीक है, तो हम एक्चुअली प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया भी था, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो जब दोनों तरफ हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स, तो यहाँ से ए इंटू ए इनवर्स बन जाएगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एक्स, एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो राइट साइड पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ए इनवर्स बी। तो जब आपने ये सिस्टम सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, सिंपल ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, और उसको फाइनली एंड पे बी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है, यूजिंग एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, यूजिंग एचेलॉन फॉर्म हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को हमारे पास सिस्टम होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे बाय रिड्यूसिंग द सिस्टम इनटू एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, इस तरह हमने ए लिखा ना, मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उसी मैट्रिक्स के अंदर जो एंड वाला कॉलम होगा, उस एंड वाले कॉलम में हम बी के एलिमेंट्स यानी कि राइट साइड वाले कांस्टेंट लिख लेंगे और उस मैट्रिक्स को हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और इस मेथड को हम गॉस एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये मेथड के नाम याद रखना है आपने। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम आपको कह सकता है। ठीक है, कह सकता है कि सिस्टम को सॉल्व करें यूजिंग एचेलॉन फॉर्म, या कह सकता है यूजिंग गॉस एलिमिनेशन, या फिर ये भी कह सकता है आपको यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। यूजिंग एचेलॉन फॉर्म, गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद मेथड कौन सा जी, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन का आपको कॉन्सेप्ट पता है सारा कुछ, ठीक है। तो ये इसके भी दो नाम है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसको कह सकता है कि सिस्टम को सॉल्व करें बाय रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ये जरा गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे जो ऊपर मेथड है इसका नाम है गॉस एलिमिनेशन सिर्फ, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन। और यहाँ पे है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। तो याद रखने का भी कुछ बच्चों ने तरीका बनाया होता है कि यहाँ पे क्या है, जस्ट एचेलॉन फॉर्म, सिर्फ एचेलॉन फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, गॉस एलिमिनेशन। और यहाँ पे है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, ठीक है, दैट मीन्स गॉस जॉर्डन। मतलब कहते हैं कि इधर एक लफ्ज, इधर भी एक लफ्ज ज्यादा है, एक अदद लफ्ज ज्यादा है, तो इसके नाम में भी एक लफ्ज ज्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखने का बच्चों ने कुछ तरीका बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब आपके पास होगी गॉस एलिमिनेशन, तो आप उसको जस्ट एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब लफ्ज आ जाएगा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, तो दैट मीन्स कि आपने सिस्टम को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आज के लेक्चर में हम एक मेथड पे एक मेथड की एग्जांपल करते हैं। तो वो सबसे पहला और मोस्ट इजीएस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड वो क्रैमर रूल। तो हम आज इंशाल्लाह क्रैमर रूल के हवाले से बात करते हैं, उसकी एग्जांपल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, ठीक है। कहता है यूज क्रैमर रूल्स टू सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन है कुछ ये वाली, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसको कहता है जी क्रैमर रूल के जरिए आपने सॉल्व करना, ठीक है। एक बात यहाँ पे जरा आपने याद रखनी है कि क्रैमर रूल में आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है सिस्टम को। आप चले लिख लें आसानी के लिए, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए कहलाता है, और वेरिएबल का मैट्रिक्स आप बी एक्स, कैपिटल एक्स के नाम से उसको डिनोट करते हो, और राइट साइड वाली जो कांस्टेंट टर्म है उसका नाम बी रखा जाता है, ठीक है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, सिर्फ क्या नाम है सिस्टम के, मैंने कोएफिशिएंट्स लिख लिए, ठीक है। 3 1 -1, ठीक है, 1 1 2 1 1 2 एंड -1 -2 -1, ठीक है। आप इसको रो वाइज तरतीब से लिखें तो वो बेहतर होता है, ठीक है। पहले हाँ एक बात जरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि जिस तरह सिस्टम में इक्वेशंस की तरतीब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, आपने उस तरतीब से हटना नहीं है, ठीक है। सपोज यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है ये पहले नंबर पे है। ये ना हो कि आप जब रकम नोट करें तो ये आप दूसरे नंबर पे ले जाएंगे, तीसरे नंबर पे ले जाएं। जो इक्वेशंस की तरतीब यहाँ नजर आ रही है ना क्वेश्चन में, आपने पेपर में भी वही तरतीब से आपने काम चलाना, ठीक है। अगर आप तरतीब से हट गए तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। वो आपके रूट की वैल्यू में फर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको ए मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। वैसे पता ना आप इसको इंटू एक्स भी लिखते हो, इक्वल टू बी भी लिखते हो, लेकिन क्रैमर रूल में वो आपको सारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ए का फाइंड कर लेना है डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो चले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। चलो जी, ए का डिटर्मिनेंट आपने लिखा, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, कुछ यहाँ पे गलती पता क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लिया राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ए का डिटर्मिनेंट, मतलब ए के तरफ आगे पीछे सीधी लाइन लगा ली। लेकिन जब राइट साइड पे वो मैट्रिक्स लिखते हैं ना, तो वो जब राइट साइड पे एक्चुअली आपने लिखना होता है डिटर्मिनेंट, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे भी मैट्रिक्स लिख देते हैं, मतलब कि ये भी वो दूसरी ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह ये वाले। तो लेकिन बेटा याद रखना है कि यहाँ पे जब आपने डिटर्मिनेंट लिख लिया तो राइट साइड पे भी ये सीधी लाइन आएंगी, बार वाली लाइन आएंगी, ठीक है। ये ना हो कि आप लिख दें जी ब्रैकेट लगा दें मैट्रिक्स वाली, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है आसानी से। मैं कहता हूँ कि मैं इसको एक्सपेंड करने लगा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है।
एक्सपेंडिंग बाय रो 1, मैंने इसको रो 1 से एक्सपेंड किया हुआ, ठीक है। तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, दैट मीन्स के रो 1 के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर पहला एलिमेंट क्या 3, वो हमने 3 लिख दिया। अब हमने इसके कोफैक्टर से साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे पहली रो के एलिमेंट हमने लिख लिए सारे, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, बारी बारी कॉलम डिलीट करने होते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। तो पहले एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो कैसे आएगा, पहली रो पहले कॉलम को डिलीट करके बाकी जो चीज़ें बचती हैं हम उनको लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 1 2, ठीक है, -2 -1, तो ये आपके सामने ये लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दरमियान में आता है माइनस। तो दरमियान में माइनस क्यों आता है ये भी आपको बताया हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, 1 का साथ में कोफैक्टर हमने लिखा होता है, दरमियान में एंट्री है ना 1, ठीक है। दरमियान में आपको एंट्री नजर आ रही है ये वाली 1, ठीक है। सेकंड एंट्री, पहली रो की सेकंड एंट्री क्या है 1। तो इसका जब आपने कोफैक्टर लिखना है तो एक्चुअली पता ना आप लिखते हैं कि यहाँ पे प्लस होगा, प्लस इंटू 1 का कोफैक्टर, तो वो आएगा -1 की पावर, -1 की पावर क्या होगी, ये क्या है पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि 1 और 2, तो 1 + 2 क्या बनता है 3, -1 की पावर 3, दैट मीन के -1 की पावर 3 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या आएगी, माइनस ही आएगी। तो दैट्स वाई हम दरमियान में क्या करते हैं, अलामत को चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब साथ में जब माइनर के एलिमेंट्स लिखेंगे तो कौन से लिखेंगे, पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट करके जो बचा हमारे पास 1 -1, ठीक है, 1 -1 और -2 -1, ठीक है। और सिमिलरली थर्ड के लिए जब हम करेंगे तो -1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 को फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम 1 3, दैट मीन्स के 1 + 3 क्या होगा 4, तो पावर क्या बन गई इवन, तो -1 की इवन पावर क्या होगी +1, ठीक है। तो जो भी ओरिजिनल अलामत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो अंदर टर्म बची है वो आप साथ में डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, ठीक है। तो वो क्या बचा है +1 -1 1 -1 2, ठीक है। तो चले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये 3 वाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, ठीक है, और दरमियान में माइनस फार्मूले का, ठीक है, और 2 × -2 -4, और माइनस बीच में ऑलरेडी था तो +4 बन गया, ठीक है। तो ये आपके सामने आएगा +4। सिमिलरली ये -1 -1, तो ये आ गया 1 × -1 -1, और माइनस दरमियान में फार्मूले का, और माइनस माइनस ये प्लस, तो दरमियान में माइनस पे ऑलरेडी फार्मूले का मौजूद है, तो ये आ गया -2, ठीक है। ये एज इट इज आ जाएगा -2, लो जी आ गया -1। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगा के सेकेंडरी डायगोनल को आगे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -1 × 1 -1, और माइनस दरमियान में फार्मूले वाला, तो ये प्लस, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, आपके पास बन जाएगा ये 3 × -1 + 3, तो -1 + 4 3, और 3 × 3 9, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 9 आ गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे -1 × -1 -3, -3 -1 +3, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3, तो -3 + 3 सिंप्लीफाई होकर कैंसिल, तो ये आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 9, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपने काम करना है क्रैमर रूल में, वो आपने डिटर्मिनेंट्स 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने होते हैं क्रैमर रूल का इस्तेमाल करने के लिए, जिनको आमतौर पर जिनको हम D1 D2 D3 का नाम देते हैं, या फिर AX AY AZ का नाम देते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या नाम यूज करते हो, D1 D2 D3 भी यूज कर सकते हो, यहाँ कैपिटल A उसकी बेस में आप X Y और Z भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे X1 X2 X3 है, तो आप AX1 AX2 AX3 भी, मतलब कोई भी अपनी मर्जी का नाम आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे D1 D2 और D3 यूज किया,
ठीक है। तो आपने ये D1 D2 D3 कैसे फाइंड करना है, आपने बच्चों सिंपल सा काम एक करना है, ठीक है। जब आपने फाइंड करना है D1, आपने हेल्प ए, लेकिन अब यहाँ पे क्या है D1, तो सिंपल आपने क्या करना है कि पहले कॉलम को राइट साइड वाले कोएफिशिएंट से आपने रिप्लेस कर देना बस, ये वाली एंट्रीज, ठीक है। ये देखिए -4 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आप -4 और 1, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो सिस्टम है वो है 3/3 का, या कह लें कि ए आपके पास जो ए मैट्रिक्स था वो 3/3 का था, आपने इसका भी ऑर्डर 3/3 पूरा करना है। तो बाकी के जो 2 कॉलम बच जाते हैं ना, वो आप यहाँ से ए से आपने पिक करने होते हैं, या यूँ कह लेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपने पिक करने होते हैं, ठीक है। चले यहाँ पे ए लिखा रहने देना चाहिए था, तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए की हेल्प ले लेनी है, ठीक है। तो D1 में आपने पहले कॉलम को क्या कर दिया, ये कांस्टेंट टर्म्स लिख ली पहले कॉलम में, और जो बाकी बचे वो आपने यहाँ, ठीक है। तो बाकी देखें 1 -1, तो 1 -1 यहाँ पे 1 और -2, 1 और -2, 2 और -1, तो ये देखें 2 और -1। तो ये बस आपके पास D1 लिखने का आसान सा तरीका है। तो इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, अभी अभी हमने सॉल्व किया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें इसको करें सॉल्व जरा, ठीक है। -4, ठीक है, पहला एलिमेंट लिख लिया -4, ठीक है। और अब कैलकुलेशन करेंगे, तो पहली रो और पहला कॉलम डिलीट हो गया, तो जो बचा आपके पास उसका आपने डिटर्मिनेंट देना होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को, तो -1 और माइनस दरमियान में फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 × 2 4, तो ये +4 बन गया, ठीक है। सिमिलरली दरमियान में क्या आपके पास आ रहा है 1, तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, ठीक है, दरमियान वाले को फैक्टर की वजह से। तो अब क्या होगा, पहली रो डिलीट होगा अब, तो जो बचा उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -4 को -1 से करेंगे तो +4, ठीक है। और दरमियान में माइनस, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। -2 एक्चुअली आएगा, लेकिन दरमियान में माइनस की वजह से वो +2 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आप क्या करेंगे, ये माइनस एंड वाला, ठीक है। और अब क्या करेंगे, पहली रो और तीसरा कॉलम आप डिलीट कर लेंगे, और बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, -4 × 2 -8, और 1 × 1 -1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -1। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, ये +3 और ये -4, तो ये आ गया आपके पास -12, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो -6, इसको सिंप्लीफाई किया तो 9, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -18 + 9, तो ये क्या देगा, -9, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया D1 -1। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे D2, तो D2 के लिए अब क्या करना है आपने, D2 क्या है, आपको यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, तो दूसरा कॉलम आप रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म राइट साइड वाली के साथ, ठीक है ना। तो ये देखिए -4 1, और बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं, बाकी जो आपके पास 2 कॉलम बचे हैं, वो आपने कहाँ से लेने हैं, वो फिर वही बात है कि आपने यहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला कॉलम आप यहाँ से बनाए जरा, 3 1 -1, 3 1 -1, और सेकंड, सॉरी अब यहाँ पे सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम पिक करेंगे क्योंकि सेकंड तो हमने लिख लिया हुआ है, पहला और तीसरा कॉलम हमने पिक करना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो पहला ये 3 1 -1, ठीक है। और फिर थर्ड कॉलम क्या है, -1 -2 और -1। अभी डिटर्मिनेंट वैसे ही फाइंड कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वैसे ही फटाफट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ले जी, पहले नंबर पे 3, फिर जनाब पहली रो पहला कॉलम डिलीट किया, इनको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 × -1 +4 आ गया, और माइनस माइनस +2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप करेंगे अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे दरमियान में क्या आ गया, +4 को फैक्टर की वजह से, ठीक है। यह आसान है, आपको हिंट बताया हुआ है कि दरमियान वाली जस्ट आपने सिंबल चेंज कर देनी है, ठीक है। ले जी, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो 1 × -1 -1, और -2 × -2 +2,
तो दरमियान में ऑलरेडी माइनस है तो वो -2 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, फिर फाइनली क्या होगा, थर्ड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें 1 इंटू 1 1 और -4 इंटू -1 +4 और -4 इंटू -1 +4, ठीक है। और दरम्यान में माइनस वो माइनस आ जाएगा। जब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलर D1 भी फाइंड कर लिया, D2 भी फाइंड कर लिया, और इसी तरह से आप वो D2 भी फाइंड कर देंगे, ठीक है। D3 फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे क्या है D3, तो यहाँ पे अब थर्ड कॉलम आपका जो आएगा वो कांस्टेंट वाली टर्म आएगी राइट साइड वाली, ठीक है, बी मैट्रिक्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया थर्ड कॉलम में। अब पहले दो कॉलम बचे हुए हैं, तो पहले दो कॉलम हम यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। तो पहले दो कॉलम यहाँ से पिक किए और इसका डिटरमिनेंट सिमिलरली फाइंड किया, ठीक है। ये आप उधर फाइंड करेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 18, डिटरमिनेंट आ जाएगा आपके पास 18। अब देखें D1 D2 D3 आपके तीनों फाइंड हो गए, ठीक है। और फाइनली आपके पास जो x की वैल्यू होती है x1, पहला जो वेरिएबल होता है वो इक्वल होता है x1 इज इक्वल टू D1 ओवर a का डिटरमिनेंट, ठीक है। x1 या जो पहला वेरिएबल x y z भी हो सकता है, ठीक है। तो x के लिए पहले वेरिएबल के लिए क्या करना है आपने, D1 ओवर a का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो D1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, अभी आपने सिंप्लीफाई किया था वो -9 आई थी, ठीक है। तो वैल्यू पुट किया आपने D1 की -9 ओवर 9, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया, -1। सिमिलरली x2 के लिए, आप क्या करेंगे, x2 के लिए आप बच्चों सिंपल काम करेंगे, D2 ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। बस D2 आ जाएगा D1 की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे जो आपने सिंप्लीफाई करके फाइंड की हुई है। D2 की वैल्यू क्या थी, 9, तो 9 ओवर 9 1, आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली बेटा आपके पास x3 क्या आ जाएगा, D3 ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो D3 आपके पास क्या है 18, तो 18 ओवर 9 2, ठीक है। तो अननोन वेरिएबल्स आपके पास थे x1 x2 x3, जिनको आपने आसानी से फाइंड कर लिया बाय x1 इज इक्वल टू D1 ओवर a डिटर्मिनेंट, x2 इज इक्वल टू D2 ओवर a डिटर्मिनेंट, x3 इज इक्वल टू D3 ओवर a डिटर्मिनेंट। तो यही आपने अननोन वेरिएबल फाइंड करने थे जो आपने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक इन्वर्शन मेथड, मैट्रिक यूजिंग मैट्रिसेस, या उसको इन्वर्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।